नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित। एक अहम समस्या जो लगातार बढ़ती जा रही है और उठाए गए कदम कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और उसी पे चर्चा करेंगे। बता दें कि देश भर के छात्रों के लिए बड़ी खबर है ये। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने फर्जी यूनिवर्सिटी की एक नई लिस्ट जारी की है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो बिना किसी मान्यता के चल रही है और अब यूजीसी ने साफ कहा है कि इन संस्थानों से ली गई कोई भी डिग्री मान्य नहीं होगी। सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज दिल्ली में पाई गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी देश का राज्य कोई भी हो, छात्र अब तक ऐसे तमाम संस्थानों से पढ़ाई करके निकल रहे हैं जो कि फर्जी हैं, जो सही नहीं हैं और जो किसी भी तरीके से डिग्री देने का अधिकार नहीं रखते हैं। जाहिर है मामला काफ़ी बड़ा है और ऐसे में कई अहम सवाल उठते हैं। सवाल ये भी कि ये फर्जी यूनिवर्सिटी इतने लंबे समय से चल कैसे रही हैं, कब इन पर कोई सख्त कार्रवाई होगी और कब तक छात्रों के भविष्य से यूं ही खेला जाता रहेगा। इन तमाम अहम सवालों पर हम जवाब लेंगे और समझेंगे कि ये जो विषय है, ये जो समस्या है, आखिर इसकी मूल वजह क्या है और संभावित तौर पे यूजीसी क्या कुछ कदम उठा सकती है। और इसी पर हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। विकास प्रकाश, विकास जी स्वागत है आपका। और जिस विषय का हम बात कर रहे हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी की, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि आखिर यूनिवर्सिटी को, इन फर्जी यूनिवर्सिटी को पहचान करने में यूजीसी को इतना वक्त क्यों लग जाता है? बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बेसिक चीज है और बहुत जल्दी पता चल जाना चाहिए कि एक कोई अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, बड़ी बिल्डिंग चल रही है और यूजीसी को या एआईसीटीई को ये पता नहीं चल रहा कि ये फेक है या जेन्युइन है। लेकिन आने वाले टाइम में अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कई डिजिटल इनिशिएटिव हो रहे हैं, तो इस तरह के वाकयात बहुत कम हो जाएंगे। दिस इज फॉर श्योर। अब क्यों नहीं पता चल रहा है अभी तक, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। इसी वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चंद्र बी शर्मा जी, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं एनआईओएस के। शर्मा जी, आपसे सीधे तौर पे ये समझेंगे कि बच्चे को, छात्र को ये कैसे समझ में आएगा कि फला यूनिवर्सिटी जहां वो पढ़ाई कर रहा है, जहां से वो अपने बेहतर भविष्य के सपने संजो रहा है, वहां से जब वो निकलता है और उसके हाथ में जो डिग्री होती है वो फर्जी पाई जाती है, उसके लिए फिर आगे क्या बचता है, क्या राह निकलती है? क्योंकि इसमें ऐसे में बच्चे की गलती बहुत ज्यादा नहीं समझ में आती। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। ये काम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का है, जो देखती है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या है, और उसका वेबसाइट ये डिक्लेयर करता है। तो दुनिया भर को अगर चाहिए कि भारत के किस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है, तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साइट पर वो जाके देखता है और समझ लेता है कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है। मान्यता देने का काम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का रहा है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही वो रेगुलेशन बनाती है जिसके आधार पर वो यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है या नहीं देती है। और अंततोगत्वा संसद या विधानसभाएं ही किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता देती है। यूनिवर्सिटीज बनती ही हैं एक एक्ट के द्वारा, जो कि अगर केंद्र के अधीन है वो तो संसद से पारित होता है और अगर राज्य के अधीन है तो विधानसभा से होता है। मुझे ताज्जुब है कि कैसे ऐसी कोई भी संस्था काम कर सकती है जिसका कि एक्ट विधानसभा या हमारे संसद से पास नहीं है। निश्चित तौर पर पास है। अब सवाल ये उठता है कि एक बार एक विश्वविद्यालय बन गया तो वो कौन सी डिग्री देगा। हर एक डिग्री के लिए एक स्टैट्यूट पास करना पड़ता है और तभी वो यूनिवर्सिटी वो डिग्री दे सकती है। तो आपने एक यूनिवर्सिटी तो क्रिएट कर दिया किसी के कहे हुए, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे याद है वो इतिहास जब जोगी जी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और 108 विश्वविद्यालयों को इलेक्शन में जाने के कोई 15 दिन, एक महीना पहले 108 विश्वविद्यालयों को, निजी विश्वविद्यालयों को पहली बार भारत में मान्यता दी गई थी। और हम में से कुछ लोग कोर्ट में गए और इसके खिलाफ वहां अर्जी लगाई और ये सारी यूनिवर्सिटीज की मान्यता खत्म हुई थी। इसके पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं थे,
आप डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते थे, आप इस तरह से संस्थाओं को अधिकार देते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी अंडर प्राइवेट नहीं था। लेकिन हम सबको पता है कि सबसे बड़ा बिजनेस एजुकेशन है। जितने भी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में है। तो जहां शहद होगा मधुमक्खियां तो लगेंगी। तो आप जो कह रहे हैं कि ये फर्जी यूनिवर्सिटी है, मेरा उल्टा एक प्रश्न होगा, जरा पता करिए कि यूनिवर्सिटी है किसकी। तो बड़े लोगों की यूनिवर्सिटी है, बड़े रसूखदार लोग हैं, तो वो तो ये करेंगे, और आपका कानून और आपका संसद, आपकी पुलिस आंख मूंदे रहेगी। तो आप विद्यार्थियों की कहां चिंता कर रहे हैं? तो आपको तो चिंता विद्यार्थियों की पहले ही नहीं थी, आपको चिंता थी कि बड़े लोगों को कैसे ऑब्लाइज किया जाए, और इन्हीं लोगों ने यूनिवर्सिटी खोला तो ये काम तो होगा ही। कई यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जिनको कि पीएचडी देने का अधिकार नहीं होता है। लोग हैं, आप ठीक है, आपकी बात मानी, मैं आपकी बात मान गया मैं कि बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं। लेकिन शर्मा जी, यहाँ पे मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं विकास जी के पास वापस आऊँगा और उनसे ये जानना चाहूँगा उन बच्चों के भविष्य का क्या जो फिलहाल जाने अनजाने फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के इस वक्त मौजूद है, उनके पास में वो डिग्री मौजूद है। अब उनके पास क्या विकल्प बचता है? वो किस दरवाजे को खटखटाएं कि उनके जो साल बर्बाद हुए हैं और जिस फर्जी डिग्री को लेकर के वो घूम रहे हैं वो समय उनका बर्बाद ना हो? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर तो स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है, वहां तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, वो यूनिवर्सिटीज इन बच्चों को एडमिशन नहीं देंगी। तो वो तो रास्ता उनके लिए खत्म, और वो वाले जो भी पढ़ाई उन्होंने की है वो एक हिसाब से फॉर हायर एजुकेशन वो तो बेकार ही हो गया। लेकिन अगर तो वो कुछ स्किल बेस्ड किया है, अब इंस्टीट्यूशंस तो कई तरह के खुलते हैं, और हर एक इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्राप्त हो सकता है, ना भी हो। लेकिन अगर वो अच्छी स्किल बिल्डिंग कर रहा है, अच्छी पढ़ाई करवा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री में जॉब्स मिले। इंडस्ट्री में इस समय स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस उभर कर आ रहे हैं। लेटर ऑन उनको फेक बोल दिया जाए, क्योंकि आगे हायर एडमिशन के लिए नहीं जा पाएंगे, तो फेक है। लेकिन अगर उसके सहारे किसी को नौकरी मिल रही है और उसका रोजगार चल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कोई ऐसी बड़ी नुकसान वाली बात भी नहीं। तो हमारे पैनल मेंबर बात कर रहे थे अजीत जोगी वाले वक्त की, तो उसमें उस समय भी मुझे याद है, हमारे एक जानकार थे, उन्होंने बहुत सिंसियरली छत्तीसगढ़ में अपनी यूनिवर्सिटी चलाने की कोशिश की थी। और वो ये भी चाह रहे थे कि उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस था यहाँ पे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साथ, दिल्ली में एक सेंटर चलाते थे वो, इंस्टीट्यूशन था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, इंस्टीट्यूशन था। लेकिन वो चाह रहे थे कि एक बड़े स्केल पे यूनिवर्सिटी बने, और उस केस में 1 साल बाद वो सारा रद्द कर दिया गया, जबकि सब लोगों की बहुत पॉजिटिव इंटेंशन थी वो यूनिवर्सिटीज चलाने। एडमिशन ले लिया गया था, और इतनी ज्यादा इस वक्त आपको रोक रहा हूं शर्मा जी, क्योंकि हमारे एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नरपिंदर सिंह जी, जो कि वीसी हैं ग्राफिक एरा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के। रोकने की वजह यह है कि चूंकि वो खुद एक यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। नरपिंदर जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब हम कहते हैं कि फर्जी यूनिवर्सिटी, तो ये फर्जी क्या होता है? फर्जी क्या ये है कि वो चला नहीं सकते? और दूसरी बात यह है नरपिंदर जी, ये समझना चाहूँगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी रातों रात खड़ी नहीं होती हैं, तो ऐसे में चूक कहाँ है? जो ऑपरेट कर रहा है, जो यूनिवर्सिटी चला रहा है, क्या वो अकेला जिम्मेदार है, या इकोसिस्टम में और कौन लोग हैं जिसको किसी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो हम कह रहे हैं ना फेक यूनिवर्सिटीज हैं, बेसिकली इनके पास यूजीसी की जो अप्रूवल है वो नहीं है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी को जब उसका एक यूनिवर्सिटी का वेदर इट इज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी या पूरी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है, या कोई भी, उनको जब अप्रूवल मिलती है सेंटर को, उसमें यूजीसी की अप्रूवल होती है। अब जो फेक यूनिवर्सिटी है, इनके पास तो यूजीसी की अप्रूवल नहीं है, बट दे आर इशूइंग द डिग्रीज दैट होल्ड नो लीगल वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी नहीं है। अब देखो, बच्चों का तो, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों को मिसगाइड करते हैं,
और ज्यादा इसमें इशू क्या है, एक माफिया है, कुछ एजेंट्स होते हैं जो मिडल मैन, वो ये बच्चों को कन्विंस करके ऐसी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवा देते हैं। अब देखिए, अगर किसी बच्चे को किसी ने डिग्री ले ली है, अब उसको जॉब तो मिलेगी नहीं, ना ही वो हायर एजुकेशन में जा सकता है। बट उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, भाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सेक्टर स्किल काउंसिल जो है हमारी इंडिया में, वो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज देती हैं इन डिफरेंट स्किल्स, और जैसे हमारी यूनिवर्सिटी भी शॉर्ट स्किल्स के लिए प्रोवाइड करती हैं स्किल्स वगैरह। तो बच्चों को एक्चुअली जिसको ऐसी फेक डिग्री है, उसको जॉब भी लेनी मुश्किल हो जाएगी और उसको कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है अभी उनको इस वक्त अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्किल्स को इंप्रूव करके वो दे कैन एटलीस्ट एबल टू डू सम जॉब। तो मुझे लगता है अभी इन ऐसी यूनिवर्सिटियों के खिलाफ तो इमीडिएटली क्लोजर्स के ऑर्डर होने चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को बंद करना चाहिए। मैं तो कहूंगा अभी इनको हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि बच्चों का कैरियर जो है, बच्चों की लाइफ को के साथ ये जो पैसे के कारण प्ले कर रहे हैं, और इनको पब्लिकली डिस्क्लोज्ड के ऑर्डर भी होने चाहिए, है ना, टू प्रोटेक्ट द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। तो क्लोजर के ऑर्डर, मैं तो ये भी कहूंगा अभी इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मस्ट बी इनिशिएटेड फॉर चीटिंग एंड फॉर्जरी एंड मिस रिप्रेजेंटेशन जो इन्होंने किया है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं। तो एक बात तो कुछ ना कुछ ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल, तो आपकी बातचीत से एक तो चीज ये समझ में आ रही है कि जब बच्चे के पास फर्जी डिग्री होती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा विकल्प बचते नहीं हैं। हालांकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार बात इस बात की करेंगे कि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी पाई जा रही हैं, यानी कि नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। और ऐसे में सरकार क्या सो रही है, इकोसिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है, ये सब कुछ पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ा सवाल यही कि आखिर फर्जी यूनिवर्सिटी पे लगाम कब लगेगी। एक सवाल ले लेते हैं चंद्रवीर शर्मा जी से। शर्मा जी, आंकड़े ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस तरीके की फर्जी यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही पाई जा रही है। ये तो वही कहावत होगी कि जिस चौकीदार के पर जिम्मेदारी थी चोरी रोकने की, उसका अपना घर लुटा बैठा है। क्या कहेंगे आप? आप क्यों ताज्जुब में हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कितने समय से चेयरमैन नहीं है? आपके कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय को कुलपति नहीं है, कितने वर्षों से? तो ये तो केंद्र में ही बैठ के हो रहा है। मैं ऐसे प्रश्न और नहीं उठाना चाहता हूं, ये अच्छा नहीं होगा। मेरा ये मानना है सबसे बड़ी आबादी दिल्ली में है, वहीं सबसे ज्यादा विद्यार्थी मिलते हैं, तो ग्राहक जिसको कह सकते हैं इस भाषा में, तो सबसे ज्यादा ग्राहक है तो दुकान भी तो वहीं खुलेगी। तो और सबसे बड़े लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो इसलिए दिल्ली तो सबसे बढ़िया फर्टाइल ग्राउंड है ऐसे संस्थाओं के होने में। कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कांड हो चुके हैं, लोग अरेस्ट हुए हैं ऐसे ही फर्जी विश्वविद्यालयों के चक्कर में, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बड़ा मामला उठा था 44 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का, बड़ा हंगामा मचा था जब सरकार बदली थी, और फिर कुछ भी नहीं हुआ उनके खिलाफ। मैं ये मानता हूं शिक्षा देखिए जीवन बदलता है, इसलिए हम सबसे ज्यादा मेहनत और पैसा वहीं लगाते हैं, और हम अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं तो अपना सब कुछ बेच करके उसमें लगाते हैं। तो हम सबसे ज्यादा एजुकेशन पे ही खर्च करते हैं, और सबसे ज्यादा ऐसे लोग जो खर्च कर सकते हैं, जो समझते हैं शिक्षा का महत्व, वो दिल्ली में है। तो ये होना ही है, केवल दिल्ली में नहीं है। मैं मानता हूं कि जो बड़े शहर हैं वहां भी ये चीजें हैं, और बड़े शहरों में ऐसा हो रहा है क्योंकि ये डिग्रियां दे करके और उनको बाहर भेजा जा सकता है, उच्च शिक्षा में दिया जा सकता है। लेकिन एक प्रश्न जो उठाया गया कि स्किल हो जाता है तो नौकरियां कर सकते हैं, नहीं, आपके डिग्री का महत्व है, आपके विश्वविद्यालयों की इज्जत है, दुनिया आपको जानती है उससे। हम अमेरिका जाते हैं आईवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और आईवी लीग यूनिवर्सिटी सब प्राइवेट है,
तो भविष्य तो देखिए निश्चित तौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का है भारत में, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज फंक्शन नहीं कर रहे हैं और लगातार इनका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। तो भविष्य तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आईवी लीग के कैटेगरी में आना चाहते हैं वो शुरुआत ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उनको गलत तरीके से पैसा जमा करना पड़ता है। एजुकेशन इज अ बिग बिजनेस, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो ये तरीका होता है और आज नहीं, ये मतलब सदियों से हो रहा है। जबकि ऐसे गलत पैसे को जमा करके आप एक संस्था बनाते हैं गरीबों को या ऐसे लोगों को जो नहीं समझते हैं शिक्षा का महत्व, उनको फंसाते हैं, लाते हैं, तो आप उनको पढ़ाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छी सलाह आई थी कि एक एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनना चाहिए आपका, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के तर्ज पर, जो कि जल्दी निर्णय दे, जल्दी न्याय दे और ऐसी चीजों को रोका जा सके। आप क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इसमें जो फंसते वो बड़ी मछलियां थी, और जो इसमें जाल में फंसते हैं वो गरीब लोग होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने जीवन भर की कमाई लगाते हैं, और फंसेंगे वो लोग जो बड़े लोग हैं, जो सूखदार लोग हैं। इसीलिए आप रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाते हैं। एजुकेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए ना, आपको ये सलाह आ चुका है, सरकार कंसीडर की है लेकिन नहीं बनाई है। मेरा मानना होगा कि बड़ा अहम यहाँ पर आपने बात उठाई है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी शर्मा जी, लेकिन एक्शन के नज़रिए से विकास जी से मैं एक सवाल ले लेता हूँ यहाँ पर कि अक्सर जब भी जघन्य अपराध होता है तो समाज से बड़ा शोर उठता है कि ऐसा एक्शन लीजिए, ऐसी सज़ा दीजिए कि नसीर बन जाए और लोग इस तरीके का अपराध ना करें। जब बच्चे के भविष्य के साथ में ही ऐसा खिलवाड़ हो तो मौजूदा जो एक्शन होता है, जो कार्रवाई होती है, आपको लगता है क्या वो इतनी पर्याप्त है कि बाकी लोग इस तरीके की हिमाकत ना कर पाए, या आपको लगता है कि अभी भी एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है? आपकी क्या राय है? नहीं, एक्शन के प्रति तो जरूर इसका दायरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि यूजीसी पकड़ेगा, विच इज अ सेंट्रल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इतना रोल नहीं है। कोई जब तक एफआईआर नहीं लिखवाएगा तब तक स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसका, और मुझे नहीं लगता कि रेगुलेटरी अथॉरिटी से इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी कमीशंस बने हुए हैं। आप देखिए नेचुरल गैस का जो रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है, फिर भी बिडिंग नहीं हो रही है ठीक तरह से। हमारा जो ऑयल का डायरेक्टरेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है, वो कितना क्या कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारा कोई बहुत ज्यादा इजाफा तो हुआ नहीं कच्चा तेल पैदा करने में। रियल एस्टेट का भी जो है उसमें भी प्रॉब्लम है, अभी तक कुछ भी इन्फोर्स हो नहीं पा रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि ये बच्चे इस तरह के बहकावे में आ किस तरह से रहे। जिस स्कूल से वो पास हो रहे हैं उस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं, वहां से वो क्यों नहीं सिंपल पूछ सकते? क्या ये बच्चा इतना इग्नोरेंट है कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है और उसको ये नहीं पता कि ये फर्जी है कि नहीं? या तो उसे कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा है और वो सोच रहा है चलो यहीं पे कर लें। तो जब तक आम आदमी ज्यादा जागरूक नहीं होगा, सरकारें कभी बचा नहीं पाएंगी उनको। ये मुझे नहीं मालूम ये क्यों इतना एक सिंपल सा की बात कर रहे हैं। सकते अपने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ लो आप कि ये मान्यता मिली हुई है इसको कि नहीं मिली हुई। ठीक है, आप जागरूकता की बात कर रहे हैं, आपने जागरूकता की बात करी, मैं इस बात से सहमत भी हूं, लेकिन फिर भी आप इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब गांव से, छोटे शहरों से बच्चे जब बड़े सपने लेकर के बड़े शहरों में आते हैं और उनको लोक लुभावन ऐड और यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रचार वो देखते हैं, तो शायद वो उस तरफ उनका रुख हो जाता है। और इसी को लेकर के मैं प्रोफेसर सिंह साहब से जानना चाहूँगा कि सिंह साहब, अगर कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए प्रयास कर रहा है, वो कितनी सही है, फर्जी नहीं है, इस बात का वो कैसे उसको समझ सकता है और वो कैसे चेक एंड बैलेंस कर सकता है? वेरिफिकेशन के लिए क्या वो देखें? ये एक्चुअली जो बात है ना जी, देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, मुझे नहीं लगता भी हमें एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। देखिए यूजीसी ने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है भी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स वगैरह इशूड बाय द फेक यूनिवर्सिटी दे आर इनवैलिड, राइट? दे आर नॉट able to, or they are not, the various industry and education institutions are not obliged to recognize those certificates, right? अब ये तो जो है ब्रीच ऑफ लॉ कह लो या मोरल ऑफेंस है जो ये लोग कर रहे हैं।
अब जब बच्चे ने एडमिशन लेनी है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट के ऊपर सारी रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के नाम है। दूसरा, NIRF रैंकिंग जो हमारी है, उसके ऊपर जो वो जाके यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग देख सकते हैं भी। जैसे हमारी ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी इन द टॉप 50 रैंकिंग में है ना। रैंकिंग के हिसाब से दे कैन सेलेक्ट व्हाट आर द गुड यूनिवर्सिटी, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है रिसर्च में, प्लेसमेंट में, स्टूडेंट टीचर रेशो में, उसके बेसिस के ऊपर वही डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, देखिए जो एक्रेडिटेशन है, जैसे निर्फ रैंकिंग है, नेट है, AICTE की अप्रूवल्स हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी के पास सारी ये अप्रूवल्स हैं? ये बच्चा जाके चेक कर सकता। फॉर एग्जांपल, मेडिकल की डिग्री है, उसकी अप्रूवल NMC की चाहिए, है ना। BCI की अप्रूवल चाहिए फॉर लॉ की डिग्री के लिए। ऐसे डिफरेंट टाइप की जो अप्रूवल्स हैं यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए और बच्चे को उस वेबसाइट पे जाना चाहिए। मैं तो इससे आगे भी कहूंगा भी कई बार ये कई इंस्टीट्यूशन ने डिसेप्टिव नेम्स, सिमिलर नेम्स बना दिए जो बड़ी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी हैं, उसके कारण भी बच्चे धोखा खा जाते हैं। और मेरे हिसाब से बच्चों को, पेरेंट्स को कैंपस विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास क्या है। फिजिकली दे मस्ट गो एंड सी द कैंपस, उसमें क्या फैसिलिटी है, क्या जो उन्होंने वेबसाइट के ऊपर दे रखा है, क्या उनके पास वो सारा कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। और मैं हर बच्चे और पेरेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा, दे शुड अवॉइड अनऑथराइज्ड एजेंट्स और मिडल मैन फॉर गेटिंग एडमिशन। सबसे ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये जो एजेंट्स वगैरह हैं, ये बच्चों को मिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितनी चर्चा करें उतना ही कम नजर आता है, लेकिन फिर भी आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और कम से कम इस बड़े विषय पर आपने अपनी बात रखी और ये बताया कि बच्चे को जागरूकता के लिहाज से क्या कुछ चीज़ों को उसको ध्यान देना चाहिए और फर्जी यूनिवर्सिटी पर किस तरीके से और रोक लग सकती है। आप सभी का हम यहाँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला और इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अपना समय हमें दिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उन पैसों की जिनको आप बेहद मेहनत करके कमाते तो हैं, लेकिन उसका सही निवेश कहाँ करें, उसको कैसे सुरक्षित रखें कि कल को वो आपको रिटर्न भी दे। तो इसी पर बात करेंगे कि महीने की शुरुआत में अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पैसों के काम तो होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है, लेकिन जब हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं तो उस तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क दोनों ने ही मिलकर के एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल की शुरुआत की है, जो आपको जरूर जानना चाहिए। और इस इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल का नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद यही है कि भारत में भारतीय लगातार निवेश करने की अपनी आदत को और आगे बढ़ाएं, इसे प्रोत्साहित करें ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य उसको सुरक्षित बना सके।